क्योंकि हमने पहले भी विजिट किया था, तो काफी मोहल्ला क्लिनिक जो धूल फाक रहे हैं, आपका कुतुबगढ़ का हुआ या माजरा डबास का हुआ या आपका काफी है जो सुल्तानपुर का हुआ, ये ऐसे तो उन पर क्या काम किया जाएगा, क्योंकि पैसा काफी लगा था, आपकी सरकार ने वाहवाही भी काफी लूटी थी। देखिए, बवाना विधानसभा क्योंकि दिल्ली की सबसे बड़ी लार्जेस्ट विधानसभा है और सेकंड लार्जेस्ट विधानसभा है और इस विधानसभा में करीब करीब 3,77,000 वोटर हैं। अभी और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि चुनाव आचार संहिता नहीं लगी है और भी लोग अपना वोटर आईडी बनवा रहे हैं। आपने कहा कि रोड टूटे हुए हैं, तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप मेरी विधानसभा में कहीं पर भी रोड टूटे हुए नहीं दिखा सकते। जैसे कि अभी जो मेरे ऊपर केस हुआ, एक बेटी की शादी थी और उन्होंने, क्योंकि मुस्लिम समाज से थे अंकल जिनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने बकरे कटवा रखे थे, तो किसी ने फोन कर दिया, तो वो एमसीडी वाले आए। एमसीडी वालों को हमने समझाया कि बेटी की शादी है, जाने दो, वो नहीं माने और उन्होंने फिर मेरे ऊपर फिर एफआईआर करा दिया। 9 बजे से 11 बजे तक 12 बजे तक मैं 3 घंटे लगातार बवाना की जनता को स्पेशल देता हूँ। रोजाना एक एक आदमी से मिलता हूँ, पर डे मिलता हूँ, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो। मैं रोजाना बैठता हूँ, रोजाना लोगों से मिलता हूँ और रोजाना उनके मुद्दों पे बात करता हूँ। मैं फील्ड में जाता हूँ, मरने में, जीने में, खुशी में, गम में, शादी ब्याह में, हर चीज में मैं जाता हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव और बाहरी दिल्ली का बवाना, बात की जाए बाहरी दिल्ली के बवाना की, तो बवाना में काफी बड़ा जो क्षेत्रफल है और यहाँ पर पिछली, हम ये कहेंगे काफी लंबे समय से आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कब्जा, उससे पहले कांग्रेस का कब्जा था। तो अब अगर बात की जाए तो काफी हम ये कहेंगे जे सलम का क्षेत्र है और उसमें यहाँ पर जो पिछले कुछ समय से जय भगवान उपकार है वो यहाँ पर विधायक थे और अब की बार फिर आम आदमी पार्टी ने जय भगवान उपकार को ही अपना जो दावेदार है वो बनाया। देख रहे हैं कि अब की बार फिर से जो लोग हैं जय भगवान उपकार के ऊपर अपना जो भरोसा है वो कायम रखते हैं या फिर अब की बार जो मूड है वो बदलता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जय भगवान उपकार से बात करेंगे। जय भगवान जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली तक में आपका, क्योंकि आपको दोबारा से आम आदमी पार्टी ने अपना जो कैंडिडेट है वो बनाया है, तो सबसे पहले तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। उसके बाद हम अब कुछ क्षेत्र के बारे में कुछ सवाल और जवाब हो जाए, क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्र है बवाना और पिछले आप मौजूदा विधायक भी रहे। उससे पहले बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का जो कब्जा बवाना पर काफी समय से रहा है, तो ऐसा क्या है कि आपके प्रति जो लोगों का जो प्यार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब की बार फिर जो लोग वोटर्स है, बात की जाए यहाँ की, तो आपके क्षेत्र में कॉलेज है, हॉस्पिटल है और काफी बड़ा एक स्लम का जो क्षेत्र वो भी है। कितने वोटर्स है और वोटरों की अगर बात की जाए तो क्या अब की बार फिर जो भरोसा वो आपके ऊपर कायम रहेगा? जी, देखिए, बवाना विधानसभा क्योंकि दिल्ली की सबसे बड़ी लार्जेस्ट विधानसभा है और सेकंड लार्जेस्ट विधानसभा है और इस विधानसभा में करीब करीब 3,77,000 वोटर हैं। अभी और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि चुनाव आचार संहिता नहीं लगी है और भी लोग अपना वोटर आईडी बनवा रहे हैं। तो मैं बात करूं तो क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर काफी बड़ा है और काफी अलग अलग तरह की परिस्थितियां है। मेरे 6 वार्ड है, 6 वार्डों के अंदर गांव है, मेरे पास करीब 24 गांव है और 24 गांव है, 57 अनऑथराइज कॉलोनियां है, 8 रीसेटलमेंट कॉलोनियां है, 20 से लेकर के 38 तक के रोहिणी के सेक्टर है। तो मैं बात करूं तो क्योंकि जो बवाना विधानसभा की जो जनता है वो सिर्फ विकास कार्य को देख रही है, काम को देख रही है, जो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बवाना विधानसभा में कराए गए, दिल्ली में कराए गए। तो क्योंकि हमारी जो आम आदमी पार्टी का जो फोकस है, जो मेन एजेंडा है वो विकास है और हमने अपने विकास के मुद्दे को हमेशा आगे बढ़ाया और हमेशा जनता का काम किया है। आपका जो विधानसभा की अगर बात की जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र में गांव है, कॉलोनियां हैं और शहरी क्षेत्र है, यानी कि तीनों चीज आपके विधानसभा क्षेत्र में काफी बड़ा हरियाणा लगता है। समस्याएं भी काफी हैं क्योंकि खेत से लेकर और शहर तक का जो पूरा का पूरा, अगर हम ये कहें जो दायरा है, जो कहते हैं ना कि गांव में कि हमें शहर जाना है, तो आपकी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जहां पर गांव और जे क्लस्टर और शहर तीनों चीजें, तो समस्याएं काफी रहती है, चुनौतियां भी काफी रहती है, कैसे उनसे आप निपटते हैं? देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि गांव है, शहर है, कॉलोनियां है, अनऑथराइज कॉलोनियां है और एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री एरिया, तो हर क्षेत्र के अंदर हमने काम करने का प्रयास किया है क्योंकि लोगों की डिमांड थी काम और आम आदमी पार्टी काम के बलबूते ही जानी जाती है। तो मैंने हर क्षेत्र में काम किया, चाहे मेरे वो जो मेरे गांव है
उन गांव के अंदर रोडों की बात है, चाहे वो गलियों की बात है, चाहे वो चौपालों की बात है, जो भी चाहे पानी की लाइनों की बात है, चाहे वो शमशान घाट की बात है, हर तरीके से हमने हर चीज पर काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर भी काफी वोट मिले थे आपको, लेकिन जय भगवान जी आपके कुछ ऐसे मोहल्ला क्लिनिक, सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि कितने मोहल्ला क्लिनिक आपके क्षेत्र में आपकी विधानसभा में बने थे अभी तक? देखिए, मैं बात करूं तो अभी करीब करीब 28 मोहल्ला क्लिनिक बवाना विधानसभा में है, जो अभी सारे फंक्शनल है। सर काफी, क्योंकि हमने पहले भी विजिट किया था, तो काफी मोहल्ला क्लिनिक है जो धूल फाक रहे हैं, आपका कुतुबगढ़ का हुआ या माजरा डबास का हुआ या आपका काफी है जो सुल्तानपुर का हुआ, ये ऐसे तो उन पर क्या काम किया जाएगा, क्योंकि पैसा काफी लगा था, आपकी सरकार ने वाहवाही भी काफी लूटी थी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं बात करूं जो कि कुतुबगढ़ के अंदर बाहर आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, तो वो मोहल्ला क्लिनिक का हमने ढांचा बनाया था, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बन पाया। और ऐसे ही सुल्तानपुर के अंदर ढांचा बन के रह गया था, जो नहीं बन पाए। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो फंक्शनल है, जो काम कर रहे हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक। मुंगेशपुर के अंदर फिर हमने दोबारा अलग से मोहल्ला क्लिनिक बनाया और वहां पे चल रहा है, और ऐसे ही सुल्तानपुर डबास के अंदर भी चल रहा है। तो सभी जैसे चांदपुर के अंदर हमने स्कूल के अंदर खोला है, और जगह जगह हमने जैसे कई जगह, जैसे मैं बात करूं शाहबाद डेयरी और बवाना जेजे कॉलोनी या रोहिणी सेक्टर 24 और 25 की, तो वहां पर हमने सरकारी जमीन लेकर के मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन मोहल्ला क्लिनिक है। मैं बात करूं दूसरे इलाकों के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक जो किराए पे चल रहे हैं, वो भी हमारे फंक्शनल है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। स्कूल भी काफी अच्छे बनाए गए, अभी कुछ दिन पहले ही आपके बगल में ऑफिस के साथ में एक काफी आलीशान बिल्डिंग का जो उद्घाटन सीएम साहिबा ने किया था। तो एजुकेशन की अगर बात की जाए तो एजुकेशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि अभी आपने खुद ही बताया, अनऑथराइज कॉलोनीज है आपके यहाँ पर, जे क्लस्टर एरिया है, गांव देहात, तो ऐसे में जो लोग, जो बच्चे हैं, उनको भी काफी हम ये कहेंगे ट्रांसपोर्ट की अगर जो समस्या है, तो जो बच्चे स्कूल, जिनके आसपास स्कूल नहीं है, तो क्या और स्कूल खोले जाएंगे आपकी तरफ से? स्कूल तो अच्छे बनाए जा रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं बात करूं कि एजुकेशन की, तो हमारी सरकार ने का विजन है कि सभी एजुकेटेड होने चाहिए, और बहुत अच्छा काम शिक्षा पे हमारी सरकार ने किया है। बजट का 25% जो है वो हम लोग शिक्षा पर खर्च करते हैं, जिसमें 17 नए स्कूल बवाना विधानसभा के अंदर बनाए गए हैं, जिसमें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस हमने दरियापुर के अंदर खोला है। मैं बात करूं 28 सेक्टर के अंदर भी हम नया स्कूल बना रहे हैं, और जो 17 पुराने जो हमारे मेरी विधानसभा में वैसे तो 39 स्कूल है, और उन 39 स्कूलों में 17 स्कूलों की हमने नई बिल्डिंगें बनाई है, और 5 अभी हमने प्रोसेस किया है, 5 स्कूलों के लिए हमने लैंड ली है। मैं बात करूं बवाना जेजे कॉलोनी के G7 G8 के अंदर 2 स्कूलों के लिए लैंड ली है, एक स्कूल के लिए हमने राजीव रतन आवास योजना में ली है, एक मुंगेशपुर में ली है और एक दरियापुर में ली है, जिन स्कूलों का हम जल्दी से जल्दी निर्माण कराएंगे। लुटियन जोन से काफी दूर पड़ता है आपका क्षेत्र, हम ये कहेंगे कि बाहरी दिल्ली पूरा का पूरा, ट्रांसपोर्ट की काफी समस्या रहती है, या रोड की काफी समस्या, काफी जगह पर रोड टूटे, क्योंकि आपने जो बताया कि एशिया का काफी बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र आपके बवाना में भी है, तो ट्रांसपोर्ट पर क्या काम किया जाएगा, जो समस्या गांव देहात में रहती है उसके लिए? देखिए, मैं बात करूं, आपने कहा कि रोड टूटे हुए हैं, तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप मेरी विधानसभा में कहीं पर भी रोड टूटे हुए नहीं दिखा सकते, क्योंकि जितने भी पीडब्ल्यूडी के रोड है मैंने नए बनाए हैं। अगर वो पीडब्ल्यूडी का रोड टूटा है तो वो क्योंकि हमारी पानी की लाइन जैसे कि बवाना रोड पे दब गई है, पुरानी लाइन है, तो उसकी वजह से थोड़ा टूटा है, अदरवाइज सारे मैंने नए रोड बनाए हैं। और ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो दिल्ली की सरकार ने पूरे जो दिल्ली देहात है, दिल्ली देहात के जितने भी गांव है, उसमें सभी में हमने नई नई बसें लगवाई हैं, दुनिया भर की बसें लगी हुई हैं, और ऐसा लगता है कि एक बस डिपो हर गांव में दिल्ली सरकार के द्वारा बना दिया गया है। चाहे मैं सेक्टरों की बात करूं, रोहिणी के सेक्टरों के अंदर भी, और हर जगह, चाहे वो कॉलोनी है, हर जगह दिल्ली की सरकार ने बसें लगाई है। और अभी हमारी जो क्लस्टर बस सेवा है या मोहल्ला बस सेवा है, वो भी अभी स्टार्ट होने वाली है, जहां पर जैसे मेरा एक सुल्तानपुर गांव है, वहां पर मैं जरूर कह सकता हूं, क्योंकि बस को जाने के लिए रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे बस नहीं पहुंच पाती और वहां पे बस आना जाना बंद हो गई, तो वहां पर हम क्लस्टर बस सेवा को लगा रहे हैं। ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया विजन है, और लोगों को जो सबसे बुनियादी जो सुविधाएं होती है, स्वास्थ्य, काफी बड़ा हॉस्पिटल है आपके क्षेत्र में, उसमें अक्सर आपने भी देखा, क्योंकि आप कोई भी विधायक अगर उसके विधानसभा में कोई भी हॉस्पिटल होता है तो चेयरमैन होते हैं, तो ये बताइए कि उसमें अगर जो समस्या है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में
उनका जो स्वास्थ्य इलाज है वो काफी अच्छा होगा, बेहतर होगा, वहां पर काफी सुविधाएं हैं। तो आपका जो हॉस्पिटल है उसमें कुछ सुविधाओं का अभाव भी है, तो उस पर कैसे काम करेंगे? देखिए लगातार मैं बात करूं महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल की, तो लगातार हमने काम किया है, उसको रेनोवेट किया है, कई चीजें एक्सरे मशीन और भी कई चीजें हमने उसमें उसमें करी है। ऐसा नहीं है कि उसमें इलाज सही नहीं हो रहा है, इलाज बहुत अच्छा हो रहा है, और जो भी कमियां है उनको भी हमने पूरा किया है, और जो कमी रह भी गई है उनको भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल काम तो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्योंकि अमूमन कुछ जो विधायक होते हैं वो पॉश एरिया में अपना कार्यालय बनाते हैं। आपका कार्यालय ही जे स्लम क्षेत्र में बनाया हुआ एमसीडी आपके पास है। तो ये जो सफाई का एक काफी बड़ा मुद्दा रहता है कि सफाई नहीं हो पाती, और आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आपके तो कई मामले भी आए सफाई को लेकर, आप काफी गर्मा गर्मी भी हुई है, कुछ आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्योंकि आप लोगों के हित के लिए हमेशा सामने रहते हैं। तो सफाई को लेकर किस तरह से आप निपटेंगे जो समस्याएं रहती है लोगों की? देखिए क्योंकि मैं काउंसलर भी रहा हूँ 2017 से लेकर 2020 तक, और लगातार मैंने कोशिश की है, प्रयास किया है, काम किया है, और सफाई को लेकर के जहां जहां हमें शिकायतें मिलती है हमने अपनी पूरी टीमें लगाई है और सफाई कराने की कोशिश की है। क्योंकि जो मेरे एरिया के अंदर ज्यादातर जो काउंसलर 4 काउंसलर है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और वहां पर बार बार शिकायतें मिलती है कि कोई भी सफाई नहीं करा रहा है, तो हम अपनी टीम के द्वारा, प्राइवेट लोगों के द्वारा वहां पर सफाई कराते हैं। अच्छा, ऐसा क्या रहता है कि बार बार मुद्दा रहता है? कुछ शिकायतें भी आई है, पीछे भी कुछ सीसीटीवी आए थे कि एमसीडी तो आपके पास ही है, फिर भी एमसीडी के अपोजिट आप जाकर खड़े रहते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे बार बार कहने पर भी अगर कोई कार्य नहीं कर पा रहा है तो थोड़ी सी दिक्कतें होती है। जैसे कि अब मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे कि अभी जो मेरे ऊपर केस हुआ, एक बेटी की शादी थी, और उन्होंने, क्योंकि मुस्लिम समाज से थे अंकल जिनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने बकरे कटवा रखे थे। तो किसी ने फोन कर दिया, तो वो एमसीडी वाले आए, एमसीडी वालों को हमने समझाया कि बेटी की शादी है, जाने दो, वो नहीं माने, और उन्होंने फिर मेरे ऊपर फिर एफआईआर करा दी उन्होंने। बिल्कुल, ये तो समाज के लिए तो हमें काम करने पड़ेंगे, बोलना पड़ेगा समाज के लिए, बीच में भी आना पड़ेगा। बीच में भी आना पड़ेगा, और क्योंकि कि वोटर्स वोट तभी डालते हैं कि उनके बीच का जो विधायक है या उनका जो भी चुना हुआ जो नेता उनकी समस्याओं के लिए हमेशा खड़ा रहे। लेकिन अब की बार वही फिर बात आती है कि आपका जो विजन या मुद्दे अब की बार क्या, क्योंकि आपको पता अभी मैनिफेस्टो में तो समय है, आपकी तरफ से ऐसा क्या किया जाएगा कि वोटर्स अब की बार आपकी तरफ और ज्यादा, जो वोटर्स का भरोसा है आपके ऊपर कायम हो? क्या रहेगा, क्योंकि सामने विरोधी भी रहेंगे, दूसरी पार्टियों से भी लोग फाइट कर रहे हैं, तो ऐसा क्या रहेगा कि लोगों का जो प्यार है वो आपके प्रति बरकरार रहे? देखिए बहुत अच्छी सवाल आपने मेरे से किया है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो बवाना की जो जनता है उनको पहली बार ऐसा विधायक मिला है कि उनको समय से मिलता है विधायक, पूरे दिन मिलता है विधायक, जो भी मिलना चाहता है उसे टाइम से मिलता है विधायक। 9 बजे से 11 बजे तक, 12 बजे तक मैं 3 घंटे लगातार बवाना की जनता को स्पेशल देता हूँ। रोजाना एक एक आदमी से मिलता हूँ, पर डे मिलता हूँ, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, मैं रोजाना बैठता हूँ, रोजाना लोगों से मिलता हूँ और रोजाना उनके मुद्दों पे बात करता हूँ। मैं फील्ड में जाता हूँ, मरने में, जीने में, खुशी में, गम में, शादी ब्याह में, हर चीज में मैं जाता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि लोगों की यही आशाएं होती है कि उनका विधायक है भाई, उनकी शादी में आए, मरने जीने में आए, खुशियों में आए, गम में आए, और हमें मिले, हमारे कामों को पूरा करे। और काम की मैं बात करूं तो काम के मामले में भी मैंने लोगों का जो आशा है वो पूरी की है, और मुझसे लोगों को बहुत आशा है क्योंकि मैंने लोगों का काम करके दिखाया है। आपके यहाँ से मेट्रो जानी है, जो कि रिठाला आखिरी मेट्रो स्टेशन, अब इसको आगे बढ़ाया गया नरेला कुंडली तक, उसमें भी काफी देरी चल रही है। तो क्या आपकी दोबारा से अगर सरकार आती है तो क्या आप कितना जल्दी प्रोजेक्ट को पूरा कराने में, लोगों की या सरकार की कितना जल्दी कराने में इसकी सहायता रहेगी, आपकी तरफ से सहयोग रहेगा? देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं विधायक बन के आया 2020 के बाद, तो मेरा सबसे पहला मुद्दा था कि मेरे इलाके के अंदर मेट्रो आए, और मैंने जब से ही कार्य करना शुरू कर दिया, दिल्ली विधानसभा के अंदर 3 बार मैंने इस पर सवाल किए, दिल्ली विधानसभा में मैंने बोला है, और फिर उस प्रोसेस को मैंने दिल्ली सरकार से करवा के 3 साल पहले ही भेज दिया। तो दिल्ली सरकार ने तो अपना काम 3 साल पहले ही कर दिया था, और पिछले 3 साल से जो केंद्र की भाजपा सरकार है वो इस मुद्दे को लेकर के बैठी हुई है, और यहाँ पर जो मेट्रो को शुरू हो जाना चाहिए था 3 साल पहले, और अभी तक रुकी हुई है मेट्रो। और मैं बात करूं लैंड पूलिंग पॉलिसी की, उस पर भी जो केंद्र की सरकार है वो किसानों का जो मेरे जो गांव का जो क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया, सभी गांव को अर्बनाइज कर दिया। अर्बनाइज करने से क्या है, किसानों का जो उनको
जो उनको पैसा जो मिलना था वो पैसा जो है वो कम हो जाएगा, और किसान जो है वो किसान को ज्यादा पैसा नहीं मिल पाएगा उसकी जमीन का। तो जो केंद्र जो एलजी साहब है, दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से जो सर्कल रेट है वो 53 लाख से बढ़ा करके 3 करोड़ से और 5 करोड़ कर दिया। अगर वो एलजी साहब उसको इम्प्लीमेंट कर दे तो जो हमारे जो किसानों का जो भला होना है वो भी हो जाएगा। किसानों के ऊपर ही आखिरी सवाल आता है कि अन्नदाता होते हैं, आपको पता भी होगा, आपके ओचंदी बॉर्डर के ऊपर एक मुद्दा चल रहा है, किसान काफी समय से बैठे, पावर प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें भी शिकायत ये रही है कि विधायक लोगों के बीच नहीं पहुंचे हैं। तो क्या लगता है कि वहां पर आपका कुछ विरोध है? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि बवाना विधानसभा का जो भी किसान मेरे पास आया, मैंने उनके मुद्दों को विधानसभा में भी उठाया और उन्होंने जो भी मुझसे कहा मैंने भरसक प्रयास किया और उनकी मीटिंग में भी मैं वहां पे पहुंचा हूं। लेकिन क्योंकि कुछ मुद्दे मेरे लायक नहीं है और जो हमारी सरकार के लायक है, हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया है, कोशिश की है। अब तो केंद्र की सरकार है, क्योंकि केंद्र सरकार वहां पर अडानी जी का पावर प्रोजेक्ट लगा रही है, ट्रांसमिशन लाइन डाल रही है और वहां पर उनको किसानों की मदद करनी चाहिए। किसानों की जमीनों पर जबरदस्ती उनके खेतों के अंदर जो बड़े बड़े जो पोल है वो लगाए जा रहे हैं और उन पोलों को रोका जाए, क्योंकि या तो फिर किसानों को मुआवजा दिया जाए। केंद्र की सरकार जबरदस्ती पुलिस के बल पर और जबरदस्ती वहां पर पोल गड़वा रही है और आपने देखा होगा कि बीच में बहुत सारे किसानों को उठाकर जबरदस्ती बंद भी कर दिया गया था। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में जय भगवान उपकार थे, जिनको बवाना से अब की बार आम आदमी पार्टी ने अपना जो उम्मीदवार है वो चुना है। ये तो वक्त बताएगा कि वोटर्स अब की बार किस करवट बैठते हैं, या जो भरोसा है वो बढ़ता है या घटता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जैसा कि पहले भी बताया कि दिल्ली है और दिल्ली की सर्दी, गर्मी और राजनीति तीनों काफी प्रसिद्ध है। तो देखना ये है कि अब की बार जय भगवान को कितना प्यार मिलता है। राजेश खत्री, दिल्ली तक, बाहरी दिल्ली, बवाना।